ओवरहेड में मैंने आपको चार कैटेगरी बताई थी कि ओवरहेड का जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम वो चार तरह से कर सकते हैं। एक बताया था अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य कार्य के आधार पर या क्रियाशीलता के आधार पर। दूसरा बताया था अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति या परिवर्तनशीलता के आधार पर। इसको अकॉर्डिंग टू नेचर भी कह सकते हैं और अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी भी कह सकते हैं, परिवर्तनशीलता। थर्ड बताया था मैंने आपको अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, नियंत्रणीयता के आधार पर। और फोर्थ बताया था मैंने आपको अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी, सामान्यता क्या था। इसमें से फर्स्ट पार्ट हमने कल क्लियर किया था कि भाई अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम ओवरहेड्स को कैसे डिवाइड करें। और काफी डिटेल में मैंने आपको बताया था लगभग हर एक आइटम जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है उन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया। जो नॉन कंफ्यूजेबल आइटम है उनका तो सोचने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि उनके बारे में क्या सोचना। जो कंफ्यूजेबल आइटम्स होते हैं कई बार कहीं पे आते हैं कई बार कहीं पे आते हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कशन कर दिया। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर या वेरिएबिलिटी। अकॉर्डिंग टू नेचर या वेरिएबिलिटी। तो हालांकि ये पोर्शन मैंने आपको पहले भी काफी डिटेल में बता रखा है, फिर भी बात करते हैं हम इसकी। तो भाई नेचर के अकॉर्डिंग हम ओवरहेड को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? तो मैंने आपको बताया कि भाई फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड हम किसको कहते हैं? भाई फिक्स ओवरहेड का मतलब ऐसे ओवरहेड से होता है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं। हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाए तो भी उनके ऊपर कोई फर्क। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री का रेंट, बिल्डिंग का रेंट है, तो रेंट मान लो 25,000 रुपये मंथली है, तो वो तो मंथली 25,000 ही लगना है। आप भले महीने में 5,000 किलो का प्रोडक्शन करो, चाहे 10,000 किलो का प्रोडक्शन करो, चाहे 20,000 किलो का करो, चाहे 1,000 किलो का करो, चाहे करो, आपका फैक्ट्री का रेंट तो 25,000 रुपये लगना है। तो प्रोडक्शन से चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या कहते हैं? फिक्स ओवरहेड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? विच ओवरहेड्स आर नॉट चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट। प्रोडक्शन में चेंज करके भी यदि जो ओवरहेड चेंज नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं फिक्स ओवरहेड। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये चीज याद रखनी है आपको कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो पर यूनिट वेरिएबल होते हैं। याद होगा, आपको बताया था मैंने, फिक्स ओवरहेड जो है वो पर यूनिट क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आगे एग्जाम्पल लेंगे उसमें। दूसरी बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड की। तो वेरिएबल ओवरहेड किसको कहते हैं? जो हमेशा चेंज होंगे, जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे वैसे आपका ओवरहेड भी चेंज होगा और सेम प्रपोर्शन में।
मान लो अपना प्रोडक्शन 25% इंक्रीज कर दिया, आपने अपना प्रोडक्शन 25% इंक्रीज कर दिया, तो वेरिएबल ओवरहेड भी 25% ही बढ़ेंगे, ना तो 24% बढ़ेंगे और ना 26%। सेम प्रोपोर्शन में चेंज। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? विच ओवरहेड्स आर चेंज्ड with the production in same ratio। जो ओवरहेड प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते हैं और उसी रेशियो में चेंज होते हैं जिस रेशियो में प्रोडक्शन में, तो उनको हम कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड। और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें। एग्जाम आ जाए विच ओवरहेड्स आर फिक्स्ड पर यूनिट, अब आपको अच्छा फिक्स्ड, आंसर लिखो फिक्स ओवरहेड। हाँ, ऐसी गलती मत करना। इन दोनों में उल्टा चलता है, अमाउंट के हिसाब से तो सीधा चलेगा और पर यूनिट के हिसाब से उल्टा चलेगा। और सेमी वेरिएबल ओवरहेड किसको कहेंगे? कि विच ओवरहेड्स आर चेंज्ड विद द प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, चेंज तो होंगे बट नॉट इन सेम रेशियो, लेकिन उसी रेशियो में चेंज नहीं होंगे जिस रेशियो में प्रोडक्शन में चेंज। मान लो प्रोडक्शन 25% बढ़ा और आपका ओवरहेड 15% ही बढ़ा, सेम रेशियो में चेंज, उनको कहते हैं हम सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब आपको पता कैसे लगेगा कि भाई कौन सा ओवरहेड फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल, उसके ऊपर बात करते हैं हम। पता कैसे लगेगा? तो मैं 2 लेवल ले रहा हूं, देखो उससे आपको पता लग जाएगा। एक महीने में हमारे जनवरी महीने में हमारी फैक्ट्री में 500 यूनिट बनी और फरवरी के मंथ में हमारी फैक्ट्री में 800 यूनिट बनी। ठीक है, उस केस में मटेरियल कितना लगा अपना? तो मान लो यहाँ पे 40,000 रुपए लगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 64,000 लगा। फिर हमने कहा भाई लेबर कितनी लगी? तो हमने कहा 500 यूनिट पे तो 10,000 रुपए लगी और 800 यूनिट पे 16,000 रुपए लगी। फिर हमने कहा भाई फैक्ट्री का किराया कितना लगा? तो हम कहेंगे फैक्ट्री का किराया 500 यूनिट पे 20,000 लगा और 800 यूनिट पे भी 20,000। फिर कहेंगे कि भाई टेलीफोन का बिल कितना आया? टेलीफोन का बिल कितना आया? तो मान लो हम कहेंगे कि 500 यूनिट पे 2500 रुपये आया और 800 यूनिट पे 34। अब आपको चेक करना है कि भाई इसमें से कौन सा खर्चा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स है और कौन सा। तो फिक्स का पता तो देखते ही लग जाएगा। फिक्स की अमाउंट हमेशा क्या होती है? सेम। पर यूनिट वेरिएबल होते हैं। पर यूनिट कैसे वेरिएबल हुए? भाई 20,000 रुपए लगे 500 यूनिट के, तो एक यूनिट के कितने रुपए हो गए? 40 रुपए। और यहाँ पे 20,000 रुपए लगे 800 यूनिट के, तो एक यूनिट के कितने रुपए हुए? 25 रुपए हुए।
तो वेरिएबल हो गए ना पर यूनिट, तो अमाउंट तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, पर यूनिट क्या होंगे, वेरिएबल। ठीक है ना। लेकिन इनकी बात करें, जैसे मटेरियल है 40,000 से 64,000 हुआ है, तो हम कहेंगे भाई चेंज तो हुआ, चेंज हुआ है तो ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल, क्योंकि चेंज वेरिएबल में भी होता है, चेंज सेमी वेरिएबल में भी होता है। तो इसका कैसे पता लगेगा, तो भाई 40,000 को 500 से डिवाइड करो, एक यूनिट पे 80 रुपए, और 64,000 को 800 से डिवाइड करो, ये भी एक यूनिट पे 80 रुपए। तो जो पर यूनिट फिक्स है, पर यूनिट जो खर्चा फिक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ओवरहेड। पर यूनिट फिक्स होता है ना, वेरिएबल ओवरहेड बताया था ना आपको, बस पता लग जाएगा। अभी लेबर है तो 10,000 अपॉन 500 20 रुपए, और 16,000 अपॉन 800 ये भी 20 रुपए। तो आप कहोगे ये भी पर यूनिट फिक्स है, पर यूनिट फिक्स है मतलब वेरिएबल है ये। टेलीफोन के बिल की बात करें, 2500 को 500 से डिवाइड किया 5 रुपए, 3400 को 800 से डिवाइड किया 4 रुपए 25। तो आप कहोगे कि भाई वेरिएबल तो नहीं है, क्योंकि वेरिएबल तो पर यूनिट फिक्स होता है। तो वेरिएबल नहीं है तो फिक्स है क्या, तो फिक्स भी नहीं है, क्योंकि अमाउंट अलग अलग है। भाई फिक्स में तो अमाउंट क्या होती है, सेम होती है, तो इसका मतलब सेमी वेरिएबल। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई टेलीफोन का खर्चा है वो सेमी, ठीक है ना। अब सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कि भाई सेमी वेरिएबल जो ओवरहेड होता है, सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल, मतलब फिक्स और वेरिएबल दोनों पार्ट होते हैं सेमी वेरिएबल में। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई उसमें कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल को फिक्स और वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, याद है आप लोगों को, क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन आउटपुट। ओवरहेड में कितना चेंज हुआ और आउटपुट में कितना चेंज हुआ, इसको यदि हम डिवाइड कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट। अभी देखते हैं यहाँ पे देखो आप, ओवरहेड कितने रुपए चेंज हुआ, 2500 से 3400 हो गया ओवरहेड, मतलब चेंज इन ओवरहेड तो हुआ है 9। आउटपुट कितना चेंज हुआ है, 500 से 8, मतलब 300 यूनिट का आउटपुट चेंज हुआ है अपना। तो हम कहेंगे कि भाई 3 रुपए पर यूनिट ये वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आया है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना आया है, 3 रुपए। अब आप देखो, यदि आपने 500 यूनिट बनाई है और 3 रुपए पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड है, तो 500 इंटू 3 1500, मतलब इस 2500 रुपए में 1500 वेरिएबल, तो फिक्स कितना हुआ, 1000। इसको भी चेक करो, यदि आपने 800 यूनिट बनाई है यहाँ पे, तो 3 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कितना है, 2400। ये वेरिएबल है तो फिक्स कितना है, तो फिक्स ही है ना, देखो इसमें भी 1000 है, इसमें भी। फिक्स तो हमेशा फिक्स ही रहता है, पता है आपको। तो इस तरह से हम
सेमी वेरिएबल ओवरहेड को वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड कर सकते हैं और 50% से ज्यादा संभावना होती है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो भी प्रैक्टिकल के रूप में। भाई दो आउटपुट लेवल दे दिए जाएंगे, दो क्या आपको तीन दे देंगे मान लो आउटपुट लेवल, और तीन ही ओवरहेड दे देंगे। तो आप किसी भी दो लेवल में कंपैरिजन कर लो, जैसे अभी यहाँ पे मैंने 500 यूनिट और 800 यूनिट और 2000 यूनिट तीन लेवल दिए हुए होते, तो आप कहोगे कि भाई कंपैरिजन में चेंज इन ओवरहेड कौन सी यूनिट में देखना है, किसी में भी देख लो। चाहो तो आप जनवरी और मार्च में देख लो डिफरेंस, चाहो तो जनवरी और फरवरी में देख लो, चाहो तो फरवरी और मार्च में देख लो, किसी में भी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। बस आपको तो ये फॉर्मूला सेट करना है और इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है, इसलिए इसको आपको अच्छी तरीके से। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता हूं आपको इसी पैटर्न पे। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। 200 यूनिट, 300 यूनिट, 700 यूनिट ये प्रोडक्शन है, ठीक है ना। और ओवरहेड है हमारा 9000, 10,000 और 14,000। अब आप में इसको कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना पोर्शन फिक्स है और कितना पोर्शन वेरिएबल। तो मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन बन गया, तो आपको तो सीधा सा अपना फॉर्मूला लगाना है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम कहेंगे चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन आउटपुट होता है। अब कोई भी दो लेवल जो आपको अच्छे लगते हैं वो चूज, मान लो मैंने ये और ये चूज कर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और इसमें ओवरहेड में कितने रुपए का चेंज हुआ है, 9,000 और 14,000, 14,000 माइनस 9,000। और आउटपुट में कितना चेंज हुआ है, 200 और 700, 700 माइनस 200, 5,000 अपॉन 5, 10 रुपए पर यूनिट। मतलब हम कहेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट आए। चेक कर लेते हैं। मान लो 200 यूनिट का 10 रुपए के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड होता है 2,000, तो फिक्स कितना होगा भाई, 7,000। 300 यूनिट का 10 रुपए के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड होता है 3,000, तो फिक्स कितना होगा भाई, 700 यूनिट का 10 रुपए के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड होता है 7,000, तो 14 में से 7 गए, फिक्स कितना होगा, 7,000। तो फिक्स तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। आपको पता लग गया कि हमने जो किया है वो बिल्कुल। इस तरह का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी से मेरे को याद आया, स्टैटिक्स में आपके प्रोबेबिलिटी भी है ना कोर्स में, प्रोबेबिलिटी में से 3-4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी जब हम करेंगे तो बहुत ही अलग तरीके से उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आते हैं। खैर वो तो बाद की बात है, फिलहाल तो हम
ओवरहेड की बात कर रहे हैं, तो ये आपके अकॉर्डिंग टू नेचर ओवरहेड के बारे में हमने बात कर ली है। वैसे तो दो ही मेन होते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू नेचर, वो दोनों तो हमने पढ़ ही लिए। अब तीसरा जो है वो सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। नियंत्रणीयता के आधार पर दो तरह के ओवरहेड होते हैं, एक ऐसे ओवरहेड जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल, एक अनकंट्रोलेबल। मतलब ऐसे ओवरहेड जिनको हम बिजनेस में कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई नहीं होने चाहिए, फालतू ही हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोलेबल कहते हैं। और जिनको कंट्रोल नहीं किया जा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मतलब नॉर्मल नेचर के या एबनॉर्मल नेचर के? नॉर्मल नेचर के। एबनॉर्मल कैसे हुआ? नॉर्मल नेचर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब अनकंट्रोलेबल को आप नॉर्मल कह सकते हो और कंट्रोलेबल को एबनॉर्मल। वैसे इसमें जैसे एकदम एग्जैक्टली तो नॉर्मल और एबनॉर्मल भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ये अनकंट्रोलेबल होता है लेकिन होता है एबनॉर्मल, है ना। एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन एक हम डेफिनेशन के हिसाब से जनरल बात, ठीक है ना। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी, सामान्यता के आधार पर, तो सामान्यता के आधार पर हम ओवरहेड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल, बस। और नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है वो मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमने इसके बारे में खूब डिस्कशन कर रखा है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल किसको कहते हैं? जो नॉर्मल किसको कहते हैं? गुड्स के नेचर के कारण से। हालांकि वो लॉस की बात होती है, ठीक है ना। नॉर्मल एबनॉर्मल की जो हमने बात की थी वो लॉस पे डिपेंड है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे ओवरहेड की बात हो रही है कि भाई नॉर्मल ओवरहेड भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। तो जो लॉस एबनॉर्मल होता है वो मान लो एबनॉर्मल ओवरहेड की तरह ट्रीट करते हो आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो हम एबनॉर्मल लॉस को P&L में डालते हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई मतलब नहीं होता। तो जनरली आप कई बुक्स में देखोगे कि ओवरहेड का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू नेचर। ये दो पार्ट तो ऐसे ही दे रखे हैं, कुछ राइटर्स ने दे रखे हैं, कुछ ने नहीं दे रखे, क्योंकि इनका फिर मतलब नहीं रह जाता है। भाई मेन जो डिवाइडेशन है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू नेचर में सारा कंप्लीट, ठीक है ना। ये तो बात हो गई ओवरहेड के क्लासिफिकेशन। अब देखो, आगे हम बात करेंगे एलोकेशन ऑफ, ओवरहेड का बंटवारा। अब आप कहोगे बंटवारा, ओवरहेड का बंटवारा क्यों करना है भाई, क्या जरूरत है ओवरहेड का बंटवारा करने की? बहुत जरूरत। मान लो आप जो फैक्ट्री चला रहे हो, जो बिजनेस चला रहे हो, उस बिजनेस में 5 डिपार्टमेंट, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक एक्स है, एक वाई। ये हमारे बिजनेस के 5 डिपार्टमेंट। ओवरहेड हम किसको कहते हैं? पहली बात, मैं कहूं कि कोई खर्चा ए डिपार्टमेंट के लिए किया है, क्या आप उसको ओवरहेड कहोगे? नहीं।
भारती क्यों नहीं कहेंगे? भारती, यदि हमने कोई खर्चा पर्टिकुलरली ए डिपार्टमेंट के लिए किया है तो क्या हम उसको ओवरहेड कहेंगे या नहीं कहेंगे? भारती जवाब दो। पता नहीं। एक बात बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे पहचानते हो आप? यदि मैं कहूं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पहचानोगे कैसे आप? जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये डायरेक्ट यदि खर्चा इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कोई खर्चा है वो डायरेक्टली ए डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो फिर वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना। और डायरेक्ट एक्सपेंस तो ओवरहेड होता ही नहीं है। ओवरहेड हम किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, उनको कहते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब जो सबका साथ में होता है। पर्टिकुलरली यदि किसी डिपार्टमेंट का कोई खर्चा हो रहा है तो वो तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है ही नहीं। और जब इनडायरेक्ट है ही नहीं वो, तो फिर उसको ओवरहेड कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो बात ये आती है कि भाई ओवरहेड जो होते हैं वो सभी डिपार्टमेंट के साथ में होते हैं। अब साथ में होते हैं तो नो डाउट सारे डिपार्टमेंट में आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, एलोकेशन भी करना। तो सबसे पहली बात सामने आती है कि भाई आप इस जो ओवरहेड का एलोकेशन करोगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, किस बेस पे करोगे, किस रेशियो पे करोगे? जैसे मान लो मैं कहूं कि भाई हमारी बिल्डिंग ले रखी है जो हमने, जिसमें हमारे ये सारे डिपार्टमेंट चलते हैं, तो हम कहें कि भाई बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपये लगता है, तो आप कहोगे ठीक है 25,000 लगता है, सब में 5-5 हजार डाल दो। क्या इस तरह से बिल्डिंग के रेंट को डिवाइड करना सिग्निफिकेंट है, सही है? नहीं। तो फिर बिल्डिंग के रेंट को हमें किस तरह से डिवाइड करना? उसके लिए कुछ ना कुछ बेस होना है। हाँ, बिल्कुल एरिया के हिसाब से उसके लिए, वही बता रहा हूं कि उसके लिए कोई ना कोई बेस लेना पड़ेगा। और यहाँ पे बिल्डिंग का कोई भी खर्चा हो उसके लिए बेस क्या होगा? एरिया। बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा, आप उसको एरिया के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे मान लो हमारा ए डिपार्टमेंट है, थोड़ा बड़ा है, और ए डिपार्टमेंट ने पूरे बिजनेस का 40% एरिया कवर कर रखा है, बी डिपार्टमेंट ने 10% एरिया कवर कर रखा है, सी डिपार्टमेंट ने 25% एरिया कवर कर रखा है, एक्स ने 5% कवर कर रखा है, और वाई ने 10%। तो जितना भी बिल्डिंग का रेंट है वो एरिया के परसेंटेज के बेस पे, एरिया के रेशियो के बेस पे सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल सी बात। यदि बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, केवल रेंट की बात नहीं कर रहा हूं, देखो बिल्डिंग का रेंट हो, बिल्डिंग की रिपेयर हो, बिल्डिंग की मेंटेनेंस हो, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो, बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम हो, कुछ भी हो, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा तो आप उसे एरिया के रेशियो में सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? चलो ये तो बात है बिल्डिंग की। बिल्डिंग के बाद बात करें हम, मतलब ये बेसेज क्या क्या हो सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे एक बेस हमने पढ़ लिया
एरिया। एक बेस हो सकता है कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स की जो कैपिटल वैल्यू है उनके बेस। तो अब कैपिटल वैल्यू के बेस पे कौन कौन से खर्चे बांटने चाहिए? जैसे मान लो आपको एसेट्स का डेप्रिसिएशन गिवन हो, एसेट्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस गिवन हो, तो एक नहीं 5 तरह की एसेट्स है आपके पास में मान लो, और सबका डेप्रिसिएशन एक साथ दे दे, या सबका रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक साथ दे दे। एक साथ दे दिया तो अपने को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसको। तो फिर वो जो एसेट्स है ना, भाई ए डिपार्टमेंट के पास कितने रुपए की है, बी डिपार्टमेंट के पास कितने रुपए की एसेट, ठीक है ना। तो एसेट से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा वो एसेट्स की कैपिटल वैल्यू के रेशियो में डिवाइड। तो एसेट्स का डेप्रिसिएशन है, एसेट्स की रिपेयर है, एसेट्स की इंश्योरेंस है, कुछ, ठीक है। तो ये सेकंड बेस हो गया कैपिटल वैल्यू ऑफ। थर्ड बेस लेते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में कुछ खर्चे डिवाइड करेंगे। मतलब ऐसा कोई खर्चा हो रहा है जिनका सीधा सीधा रिलेशन एम्प्लॉयज के साथ, तो उस खर्चे को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में डिवाइड। ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं? जैसे मान लो कैंटीन का खर्चा है। अब कैंटीन में तो एम्प्लॉय खाना खाएंगे और कौन खाएगा, है ना। तो इस डिपार्टमेंट में मान लो 10 एम्प्लॉय है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, तो नो डाउट एम्प्लॉय के रेशियो में ही उस खर्चे को, कैंटीन के सारे खर्चे को डिवाइड करोगे। जैसे पार्किंग डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, अब पार्किंग पार्किंग डिपार्टमेंट है तो उसमें गाड़ियां किसकी खड़ी हो रही है, एम्प्लॉयज की तो हो रही है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो। प्रोविडेंट फंड, मालिक ने एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड में पैसा ट्रांसफर किया, वो भी आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में सारे डिपार्टमेंट। मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से रिलेशन रखता है उनको हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, ये सब। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बाद बात करें लाइट पॉइंट्स। लाइटिंग का यदि खर्चा है तो उसको लाइट पॉइंट्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। भाई बिजली का एक ही मीटर लगा हुआ है पूरे बिजली, बिजली का बिल आ गया 50,000 रुपए, तो कौन से डिपार्टमेंट में कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो हम ये देखेंगे उस केस में कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी बिजली कंज्यूम करता है। ऐसे तो पता लगेगा नहीं, कोई सब मीटर तो हमने लगा नहीं रखे हैं। हाँ, पावर एंड फ्यूल हो सकता है, सब मीटर हमने लगा नहीं रखे हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, लाइट पॉइंट्स देखो। जैसे ए डिपार्टमेंट है मान लो, उसमें 5 ट्यूबलाइट, 10 पंखे लगे हैं, 3 एसी लगे हुए, तो लाइट के पॉइंट्स जोड़ लेंगे। भाई ट्यूबलाइट कितने वॉट की है, तो हमने कहा 30 वॉट। पंखा कितने वॉट का है, हमने कहा 70 वॉट का है। एसी कितने वॉट का है, हमने कहा 1500 वॉट का है। तो लाइट के पॉइंट्स जोड़। इसी तरह से बी डिपार्टमेंट के लाइट पॉइंट्स, सी के लाइट पॉइंट्स, सबके लाइट पॉइंट्स जोड़ लेंगे, है ना। और उन लाइट पॉइंट्स के रेशियो में लाइट के बिल को डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरह से एक डायरेक्ट वेजेज का रेशियो भी काम आता है कई बार, लेकिन ये जनरली जनरल एक्सपेंसेस को डिवाइड करने के लिए काम।
जनरल एक्सपेंसेस को डिवाइड करने के लिए डायरेक्ट वेजेज का रेशियो काम। इसके बाद किलोवाट आवर्स, या जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है? पावर का खर्चा यदि हुआ है, पावर और लाइट दो नाम लिए मैंने, एक है लाइट, एक है पावर। दोनों में डिफरेंस बता सकते हो कि लाइट और पावर में क्या डिफरेंस होता है? लाइट का खर्चा भी है, पावर का खर्चा भी है, दोनों में डिफरेंस किसी को पता है? ठीक है। वो जो मशीनरी होती है हमारी, बिल्कुल सही है, मशीनरी जो कंजम्पशन करती है वो होता है पावर। लाइट का मतलब नॉर्मल लाइट से होता है, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, एसी हो गई। लेकिन मशीनें कितनी बड़ी बड़ी होती है? मशीनें होती है हॉर्स पावर के हिसाब से, है ना? तो जो पावर का खर्चा होगा ना, उसको हम किलोवाट आवर्स में या हॉर्स पावर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, पावर के, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई खर्चा हो सकता है। जनरली आपको देखते ही समझ में आ जाता है क्वेश्चन में कि मान लो कोई खर्चा गिवन है और कुछ तरह के बेस दिए हुए होंगे, तो आपको पता लग जाएगा ये कौन से बेस से। और मान लो कोई ऐसा खर्चा है जिसका हमें बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा कि भाई उसका बेस क्या होना। तो जब किसी खर्चे का बिल्कुल ही पता नहीं लगता है ना, तो फिर उसको, उसके लिए सबसे बेस्ट रेशियो जो माना जाता है वो एरिया का माना जाता है। मतलब उस ओवरहेड को आप एरिया के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे, तो हो जाएगा ऑटोमेटिक सॉल्यूशन। ठीक है क्या? और ओवर टाइम के लिए तो डायरेक्ट वेजेज होगा ना, डायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट वेजेज आ जाए या ओवर टाइम आ जाए तो उसके लिए बेस्ड डायरेक्ट वेजेज।